नमस्कार, मैं प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे ढलान पर है, लेकिन चिंता हो गई है तीसरी लहर को लेकर। माता पिता को चिंता हो गई है अपने बच्चों को लेकर। कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या तीसरी लहर आएगी, क्या तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी, ऐसे में बच्चों का बचाव कैसे होगा, क्या तीसरी लहर आएगी भी या नहीं आएगी, या हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारे साथ सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रुचिरा गुप्ता जुड़ गई हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे हम, क्या तीसरी लहर और बच्चों को लेकर जो पेरेंट्स के बीच में अभी चिंता है, जो टेंशन है, उसे आप कैसे एड्रेस करेंगी? देखिए, जो इस वक्त तीसरी लहर का खतरा है, जो आका जा रहा है कि तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर में आएगी, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि सभी अभिभावकों के अंदर या पेरेंट्स के अंदर एक चिंता तो आनी ही है। ये एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन सवाल ये है कि जो तीसरी लहर है, पहली बात तो तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर में आनी है, उसमें बच्चे ही खाली इन्वॉल्व होने हैं। और ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आएगी भी तो बच्चों को ही इन्वॉल्व करेगी, बड़ों को नहीं करेगी। तो ये सब बहुत ही सब चीजें प्रिज्यूम की जा रही हैं कि थर्ड में, क्योंकि पहली वेव में सीनियर सिटीजन ज्यादा इन्वॉल्व हुए, उसकी नेक्स्ट में 40 to 50 इयर्स के हो गए। अब नाउ ये माना जा रहा है कि सिर्फ वैक्सीनेशन ड्राइव में 40 एंड अबव से लोगों को 45 प्लस को लग गई थी, और फिर 18 साल से अबव के लोगों को तो अलाउड है। तो नाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जो एक अनकवर्ड अनप्रोटेक्टेड ग्रुप है उसको होगा। रही बात इसकी कि अगर बच्चों में लेकर, देखिए, चिंता करने से तो कुछ हम हासिल कर नहीं पाएंगे। बात यह है कि हम एक्शन क्या ले रहे हैं। अगर हम मेरी माने तीसरी है, बच्चों को आना है, खाली बच्चों में आएगी, बड़ों में नहीं आएगी, ये बहुत ही अनयूजुअल लगता है। कोई भी चीज अगर बच्चों में आएगी तो जाहिर सी बात है बच्चों में जो आना है, जिस हिसाब से बंद चल रही हैं चीजें, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑल दैट, तो उसमें बच्चों को एक्सपोजर आमतौर पे एडल्ट से मिलता है। बच्चों में खुद अपना फर्स्ट हैंड एक्सपोजर होता है। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं या बच्चे खेलने जा रहे हैं या अपने कोचिंग क्लास में जा रहे हैं, तब ऐसा होता है। अगर बच्चे घर के अंदर ही हैं तो उनको एडल्ट से मिलता है, जो एडल्ट बाहर जा रहे हैं ना। एक तरह की हम नहीं है कि तीसरी वेव खाली बच्चों को ही ग्रसित करेगी। अगर तीसरी वेव में बच्चे ग्रसित होंगे तो एडल्ट भी ग्रसित होंगे, इस पक्की बात है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर तीसरी वेव आनी भी है जी, चाहे वो कम आए ज्यादा आए, जो भी पुराने आंकड़े हैं उनको हम देखें, उसके हिसाब से assumption लगाएं। पर हाँ, प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, दैट शुड बी द थिंग। तो उसके लिए अभी हम कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह कर रहे हैं। सरकार बहुत ही एकदम उपयुक्त कदम उठा रही है अभी से तीसरी वेव के लिए ना। जैसे कि हम पुराने अपने एक्सपीरियंस देखें, जैसे कि स्पेनिश फ्लू हुआ था या और भी पुराने फ्लू हुए थे जो पेंडेमिक थे, तो उसमें क्या पाया गया था कि पहली वेव आई, उसके बाद दूसरी वेव आई। दूसरी वेव बहुत खतरनाक थी। दूसरी वेव हमेशा लीथल मानी गई है। दूसरी वेव हमेशा बहुत बहुत बड़ी मानी गई है हमेशा। और तीसरी वेव दूसरी वेव के मुकाबले कंपैरेटिवली हल्की मानी गई है। जो पुराने आंकड़े, देखिए, कोविड नया है, कोरोना नया है, तो जब होगा तब हम जानेंगे क्या है। अगर लेकिन हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को देखें तो तीसरी वेव आमतौर पे सेकेंड वेव के मुकाबले हल्की ही होती है ना। बच्चों में संक्रमण तो पहली बात तो ऐसे स्टैंड अलोन होना ही नहीं है कि सिर्फ बच्चों को हो, एडल्ट्स को ना हो। दूसरी चीज, बच्चों में अगर डिजीज होगी भी, देखिए, मेरा सब पेरेंट्स को कहना है, बच्चों में अगर डिजीज होगी भी तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो माइल्ड डिजीज होती है। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। बिकॉज कोरोना को बीमारी करने के लिए क्या है, कोरोना वायरस को अंदर जाना है नाक और मुंह के थ्रू, और फिर उसको डिफरेंट रिसेप्टर्स में जाकर वो अटैच हो जाता है, ठीक है, और उसके थ्रू वो एंटर करता है बॉडी में, एंड देन सब्सिक्वेंटली डिजीज
पैदा करता है ना। ये जो रिसेप्टर है जिसपे जाके ये कोरोना वायरस अटैच करता है, ये रिसेप्टर बच्चों में उनका एक्सप्रेशन कम होता है। इसीलिए माना गया है कि बच्चों में ये माइल्ड डिजीज होती है, क्योंकि जब रिसेप्टर्स ही ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा कोरोना वायरस से अटैच नहीं हो पाएंगे एंड सब्सिक्वेंटली डिजीज का एक्सप्रेशन भी उतना नहीं होगा। डॉक्टर गुप्ता, लेकिन इसमें सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये जो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये बच्चों में उतना सीवियर नहीं होता है अब तक की 2 पैंडेमिक को देखा जाए, तो क्या म्यूटेंट बदलने से भी यही सिचुएशन रहती है? देखिए ऐसा है, म्यूटेंट बदला, अभी जो सेकंड वेव है इसमें तो म्यूटेंट डिफरेंट है ना, इट्स डिफरेंट स्ट्रेन नॉट द सेम स्ट्रेन जी। तो उसमें हमने देखा बच्चों को काफी ग्रसित हुए इस बार। पर अगर हम फर्स्ट वेव और सेकंड वेव को देखें तो फर्स्ट वेव में जितने बच्चे इन कंपैरिजन टू टोटल एडल्ट्स हुए थे, और सेकंड वेव में देखें जितने बच्चे इन कंपैरिजन टू टोटल एडल्ट्स हुए थे, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं है, राइट। तो फर्स्ट सेकंड वेव में भी म्यूटेंट स्ट्रेन के हिसाब से भी अगर एडल्ट जा रहे थे तो बच्चे भी उसमें कंपैरेटिवली जाते, क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा थी इस वायरस की। नाउ अगेन वो भी म्यूटेट हो जाए, उससे अटैच करने के लिए एक रिसेप्टर तो चाहिए ना बॉडी के अंदर, वो जाके जिससे अटैच करेगा। जब उसका एक्सप्रेशन कम है तो चांसेस ऑफ माइल्ड डिजीजेस आर लेस। उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं बट मेजॉरिटी विल बी एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम, और ये हमने सेकंड वेव में भी देखा है। बाय गॉड्स ग्रेस एक भी एडमिट करने की जरूरत ही सिर्फ 2% बच्चों को पड़ी, 98% बच्चे सिर्फ ओपीडी बेसिस पे ठीक हो गए और मोर्टेलिटी एक भी नहीं हुई। बट ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, बट इसमें एक कॉन्फिडेंस, जैसे मैं अपनी कॉलीग से बात करती हूँ दूसरे बाल रोग विशेषज्ञों से, तो सबका यही एक्सपीरियंस है, सबका यही कहना है कि भाई माइल्ड डिजीज हुई है, घर में ट्रीट कर दिया है, बच्चे ठीक हो गए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की बिकॉज ऑफ कोरोना चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत कम परसेंटेज में जरूरत है। हाँ ये जरूर है कि जब कोरोना हो गया उसके 2 से 6 हफ्ते के बाद हमको कोरोना की वजह से एक हाइपर इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बच्चों में की वजह से उसमें एक बीमारी हो रही है जिसे हम MIS बोल रहे हैं आजकल, उस तरीके से बहुत बोल रहे हैं, पोस्ट कोविड इफेक्ट कहा जाए उसे, होते हैं क्या उसे पोस्ट कोविड इफेक्ट कहा जाए मैम? इसको पोस्ट कोविड डिजीज बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज पोस्ट कोविड ओनली मोस्ट ऑफ द केसेस। 20% ऑफ कोरोना केसेस में भी ये ऐसे हो सकती है, बट 80% केसेस में ये पोस्ट कोविड ही होती है, जिसमें कोविड एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं, बच्चे के 2 से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, फीवर भी उनका चलता रहता है 3 से 5 दिन तक, 3 दिन 4 दिन 5 दिन और ज्यादा। और इन बच्चों को जब हम देखते हैं, अभी इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में अब तक 10-11 बच्चे इस चीज के एडमिट हो चुके हैं, और इस वक्त भी 2 बच्चे उसी से एडमिट हैं। बट बाय गॉड्स ग्रेस इतना अच्छा इलाज है, अगर हम टाइमली से पिकअप कर लेते हैं तो टाइमली ट्रीटमेंट से। हम एक तरफ कहते हैं कि क्योंकि बच्चे माइल्ड सिम्टम के साथ घर में ठीक हो जाते हैं, फिर हमें ये डर लगता है कि कहीं हमसे देरी तो नहीं हो गई है इलाज में, कब हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, बच्चों को लेकर पेरेंट्स कितना अलर्ट रहें? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए हर बच्चा जिसे बुखार आ गया और उसका RT-PCR पॉजिटिव आ गया, उसके लिए तुरंत ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो टेली कंसल्टेशन का जमाना है, आप डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन करके या अगर फिजिकल दिखाना चाहते हैं वैसे करके आप डॉक्टर के टच में रह सकते हैं। पहली बात, कोई भी बुखार आता है आप 2 दिन 3 दिन अगर बच्चा स्टेबल है, उसे कोई इशू नहीं, मतलब खा पी रहा है, बस बुखार तेज आ रहा है, माइल्ड से सिम्टम्स हैं, तो हमें 2-1 दिन वेट करना चाहिए, बुखार के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देनी चाहिए। पर बुखार अगर 2-3 दिन से ज्यादा जा रहा है तो हमें उसके लिए घर पर नहीं बैठना है। या बुखार अगर 103-104 बहुत हाई डिग्री का आ रहा है अलॉन्ग विद चिल्स एंड राइडर, तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है बच्चा का बुखार 3 दिन से ज्यादा चल रहा है, तीसरे दिन अगर 102-103 चल रहा है, 5वें दिन 101 के लेवल पे चल रहा है,
7वें दिन 99.4, 99.8 ऐसा भी चल रहा है बुखार आने के। ये सब खतरे वाले साइन होते हैं और इसमें हमें सजग रहना होता है। और पेरेंट्स को इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि आज मेरे बच्चे का तीसरा दिन है पर बुखार अभी भी 103, 104 चल रहा है, या चौथा दिन, 5वां दिन हो गया, तो हमको उसके लिए मतलब पेरेंट्स हैव टू टेक अ प्रिकॉशन और डॉक्टर के तुरंत, पीडियाट्रिशियन के तुरंत संपर्क में आना चाहिए। उसके अलावा अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में पेन हो रहा है, बच्चा सुस्त हो गया है जरूरत से ज्यादा, बच्चे को बोलने में तकलीफ हो रही है, या उसकी पसलियां चल रही हैं, या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम हो रहा है, ये सब खतरे वाले साइन है। छोटे बच्चे होते हैं वो बता नहीं पाते कि उनको क्या प्रॉब्लम है, पर इन केस में छोटे बच्चों को देखने का अपना तरीका होता है। जैसे बच्चा उसको सपोज बच्चा सुस्त हो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, बच्चा रो ही जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा इसको पता अगेन नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो चिड़चिड़ा रहा है, गुस्से में इधर फेंक रहा है और वो अपनी प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे। तो ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि बच्चे को तकलीफ है। और जल्दी से जल्दी, देखिए जरूरी नहीं है कि आप जाकर डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएं या हॉस्पिटल जाएं, सीधे टेलीकंसल्टेशन करें। डॉक्टर को आपको थोड़ी सी भी केस लगी, आप उसके संपर्क में आ जाएं तुरंत। और बी इन टच, बी इन रेगुलर टच। डॉक्टर ने बोला मुझसे 2 दिन बाद बात करो तो प्लीज करो। और इस दौरान आप बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करें, खूब लिक्विड्स दें, रेस्ट करवाएं, स्लीप, प्रॉपर स्लीप रहे, यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ज्यादा जी, बहुत ही डिटेल में आपने डॉक्टर समझाया, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा और है आपसे कि अगर पेरेंट्स वैक्सीनेट हो गए हैं, उनको दोनों वैक्सीन लग गई हैं, तो कितनी सिक्योरिटी बच्चे के लिए हो गई है? क्योंकि अभी बच्चों को वैक्सीन हमारे इंडिया में ऐसा कोई प्लान अभी दिख नहीं रहा है, तो वो बच्चे कितने सेफ हो गए हैं एक, और पेरेंट्स क्या एहतियात अभी से बरतें अपने बच्चों के लिए अक्टूबर नवंबर की इस वेव की खबर को लेकर? देखिए, अगर पेरेंट्स वैक्सीनेट हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनमें चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इन देम इज लेस। पर कुछ तो हमारी वैक्सीन है, उसके बाद ये फिर भी हो सकता है कि उनको इन्फेक्शन हो जाए, पर उनमें बहुत ज्यादा वो एक्सप्रेस ना हो, पर वो ट्रांसमिट कर सकते हैं इन्फेक्शन। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनको बाद जो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कौन सी वैक्सीन पेरेंट्स ने ली है और वैक्सीन लिए हुए कितना टाइम है। देखिए, वैक्सीन जो एक वैक्सीन को बचाती है वो मॉर्टेलिटी से प्रिवेंट करती है, वो हॉस्पिटलाइजेशन से प्रिवेंट करती है, सीवियर इलनेस से प्रिवेंट करती है, लेकिन माइल्ड कुछ भी डिजीज हो सकती है। 22% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकती है, दिस इज अ नोन थिंग। सो बच्चों को तो रिस्क रहता ही है। अभी क्या है, अगर पेरेंट्स ने वैक्सीन लगवा ली पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया, उन्होंने मास्क नहीं पहना, सैनिटाइजेशन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, तो उनको तो रिस्क है ना ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का। तो वैक्सीनेशन एंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं तो आप मानो 100% बच्चों को कुछ नहीं होगा अगर बच्चे से घर पर ही। बट बच्चों का रिस्क तो हो सकता है अगर बच्चे स्कूल अगर खुलते हैं वहां जाते हैं, या कहीं खेलने के लिए पार्क में जा रहे हैं, या कहीं कोचिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो उनका एक इंडिविजुअल रिस्क है। तो अपनी फैमिली से नहीं बल्कि आउटसाइड द फैमिली एनवायरमेंट में सकता है। तो इसलिए ये एक रिस्क रहता है। तो मेरी जो सलाह है सब पेरेंट्स के लिए वो ये है कि जैसे ही कोविड वैक्सीनेशन अप्रूव हो बच्चों में, तुरंत कोविड वैक्सीन लगवाएं। एज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कभी ना भूलें और बच्चों को भी गाइड करें। पर अगर आप बच्चों को प्रीच करेंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, व्हाटएवर यू वांट टू प्रीच यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। तो आप बच्चों के सामने जब खुद ही मास्क पहनेंगे, एक सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करेंगे या मेंटेन करेंगे उनके सामने, और सैनिटाइजेशन पे ज्यादा जोर डालेंगे, बच्चे बाहर गए आओ भी हाथ धोए ना, तो जब आप ये खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे भी उसे लर्न करेंगे। साथ में आप बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे देंगे। जैसे बच्चा आया मास्क पहन के बाहर निकला तो आप उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो
आप बच्चे को बोलो, उसे प्रेज करो, उसे अप्रिशिएट करो, ताकि उसके लिए ये एक हैबिट बन जाए। अलॉन्ग विद दैट पेरेंट्स को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन में वजह वैक्सीनेशन, जो उनके रूटीन वैक्सीनेशन उनमें नहीं फॉल्टर करें, उनको प्लीज अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल एज पर स्केड्यूल दे शुड कंटिन्यू, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एक बीमारी से जूझ रहे हैं दूसरे से ब्रेक थ्रू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स जो है, और पिछले वेव में ऐसे ही हुआ था ना कि लोग गए नहीं वैक्सीन लगवाने और मीजल्स के ब्रेक थ्रू केसेस आ गए। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि एक बीमारी से जूझ रहे हैं उससे तो जूझ ही रहे हैं और दूसरी बीमारियां भी साथ में निकल आए। तो जितना हमारे पास अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इफेक्टिव वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वो टाइमली वैक्सीनेशन है। बच्चों को एम्फेसिस करें कि बच्चों को एम्फेसिस करने में मतलब यह है कि आपको खुद को बच्चों को एनकरेज करना है और वर्क करना है। हेल्दी फूड में 5 टाइम्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन, सीरियल्स, पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो तो एज पर द रिकमेंडेशन। हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड। चीट डे आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, वन द वीक बच्चा कैन हैव सम जंक फूड, बट देन rest of the days the child should focus on nutritious food, and this is a duty of a parent. As a parent, it's our duty to provide them that kind of opportunity and environment. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रुचिरा गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ, जो बच्चों में संभावित कोरोना के खतरे को लेकर विस्तार से जानकारी दे रही थी। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।